तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे क्लास में। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पावर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, पावर सिस्टम आप सबका 5th सेमेस्टर एकेटिव इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट दिया हुआ है। तो हम प्रत्येक यूनिट को कवर करेंगे और एक तरफ से आपके सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखना स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक यूनिट में 3 से 4 से 5 वीडियो आया करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उस यूनिट का एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और जो आपके एग्जाम में आएगा उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये पहला वीडियो है आप सबका पावर सिस्टम का। जो फर्स्ट यूनिट है आप सबका पावर जनरेशन का है। पावर जनरेशन का यूनिट 1 का पार्ट 1 ये वीडियो है। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे और जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को कवर करते हुए बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिसीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर वर्ड का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में ये 4 बातें आनी चाहिए। कौन सी 4 बातें? पावर वर्ड आते ही आप सबके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड। पावर का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी, मींस पावर कैसे जनरेट होती है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाउ टू जनरेट पावर। तो पावर का जनरेशन कैसे होता है, पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर आपने पावर को जनरेट कर लिया तो आप पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे ट्रांसमिट करेंगे, हाउ टू ट्रांसमिट पावर। देन आपने पावर को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद आप पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंज्यूमर्स के बीच में कैसे आप उसको उस पावर को बांटेंगे। तो हम वो पार्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। देन आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबसे एंड में कंज्यूमर्स पावर को यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज पावर, तो यूटिलाइजेशन में देखेंगे। तो इस चैप्टर में इस यूनिट में हम पावर का जनरेशन देखेंगे कि हम पावर को कैसे जनरेट करते हैं, किन किन मेथड से जनरेट करते हैं। तो जो आपकी यूनिट में जनरेशन के 3 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट से और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे, आराम से देखेंगे। बट उससे पहले आप सबको कवर करना है जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स आप किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कई सारे मेथड से बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के मेनली 2 सोर्सों में डिवाइड किया गया है। एक है कन्वेंशनल सोर्स और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी बोल सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स बोल सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग क्यों नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं वो समझिए। बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स का यूज अगर हम लोग वन टाइम्स एक बार कर लेते हैं, देन अगेन हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। एक बार अगर कर लिया, अगेन बार बार हम उसका यूज कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। देखिए, हम यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे पावर सिस्टम का। अगर आप पावर को जनरेट कर लेते हैं तो उसका फ्लो डायग्राम क्या होता है, कैसे कंज्यूमर्स तक पहुँचता है, इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। आप अगर मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाई जनरेटर के थ्रू जनरेट की जाती है। तो जनरेटर क्या करता है, 11 किलो वोल्ट या फिर 22 किलो वोल्ट पे पावर को जनरेट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये 11 केवी या फिर 22 केवी को स्टेप अप करके 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी में कन्वर्ट करके पावर को ट्रांसमिट करता है। अब आपके मन में ये आना चाहिए क्यों हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करके लार्ज करके क्यों ट्रांसमिट करते हैं, क्यों 11 किलो वोल्ट या फिर 22 किलो वोल्ट में ट्रांसमिट नहीं किए। तो हम लोग जब वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, हमारा वोल्टेज जब हाई होता है तो हमारा करंट कम होता है। क्यों करंट कम होता है, क्योंकि जो पावर का फार्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। तो अगर हम देखें V बराबर P बाई आई मीन्स अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दिया, देन करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा, करंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन के लिए उसकी डायमीटर कम होगी। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होता है तो कंडक्टर का डायमीटर ज़्यादा होता है, अगर करंट की वैल्यू कम होती है तो कंडक्टर का डायमीटर कम होता है। अब कंडक्टर का डायमीटर कम हुआ तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में सैग कम आएगा। आप सैग पढ़े होंगे, तो सैग क्या होता है कि जो अगर आप देखे होंगे दो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं दो टावर्स के बीच में, जो कंडक्टर का ऐसे सैग बनता है, झुकाव होता है टेंशन के कारण, उसी को हम लोग बोलते हैं सैग। सैग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कंडक्टर में टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कंडक्टर टूट भी सकता है। अब सैग कम आएगा क्योंकि कंडक्टर की डायमीटर कम है, मीन्स कंडक्टर का वेट कम है, तो सैग कम आएगा। सेकेंड थिंग, करंट की वैल्यू अगर कम है तो लॉसेस कम होंगे, क्योंकि आप जानते हैं लॉसेस का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो करंट की वैल्यू कम तो लॉसेस की वैल्यू कम। अब लॉसेस कम हो गया वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से, और कंडक्टर का डायमीटर कम हो गया तो वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो सैग कम हो गया। और जो हम लोग टावर यूज करते हैं, क्रॉस आर्म यूज करते हैं, जिनको अगर आप ज़्यादा वेट का कंडक्टर यूज करेंगे तो उनको बहुत स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, बट हल्का कंडक्टर रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ में मजबूती भी कम लगेगी, इससे हमारा कॉस्ट कटिंग होगा। तो देख सकते हैं लॉसेस में कमी आ रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, कॉस्ट में बचत हो रहा है। तो ये सारे फायदे हैं वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने में। ओके, देन देखो ट्रांसमिशन भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है 132 केवी, 222 केवी, 400 किलो वोल्ट। और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन का वोल्टेज लेवल होता है वो होता है 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन है 66 किलो वोल्ट। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो 132, 132, 220 और 400 किलो वोल्ट को चेंज करता है 33 या फिर 63 किलो वोल्ट में। देन अगेन हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और उसके बाद आता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसके बाद आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल होता है 400 वोल्ट। यहाँ पे भी हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद हम लोग अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो 66 किलो वोल्ट को 33 या फिर 11 किलो वोल्ट में चेंज करता है। ओके, उसके बाद फिर अगेन हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, पावर हमारा वो 33 किलो वोल्ट को या फिर 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में चेंज कर देता है फॉर कंज्यूमर्स के लिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंज्यूमर्स में, और कंज्यूमर्स उस पावर को
आराम से यूज करते हैं 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट में। तो ये पूरा फ्लो चार्ट रहा। इस फ्लो चार्ट में आप क्या समझें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। जनरेटर क्या करता है, 11 kV या 22 किलो वोल्ट में पावर को जनरेट करता है। देन हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो ट्रांसफार्मर 11 kV या 22 किलो वोल्ट को कन्वर्ट करता है, स्टेप अप करता है 132, 220 और 400 किलो वोल्ट में। उसके बाद हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 132, 220, 400 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करता है 66 किलो वोल्ट में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन को देता है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद आता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके यहाँ पे भी हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, जो 63 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करता है 33 या फिर 11 kV में। फिर अगेन हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं और पावर को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 33 किलो वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में चेंज करता है और फिर कंज्यूमर्स को सप्लाई मिल जाती है। ओके, तो हमने क्या समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका फ्लो कैसे होता है, इसका लेआउट हमने समझा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं, मेनली कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। अब हम समझेंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है वो देखेंगे। तो ये पीपीटी है, आप इसको वीडियो को रोक करके बीच बीच में आराम से नोट करते हुए आगे बढ़िए। आपका नोटबुक ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा। तो वीडियो को रोक लें, आराम से लिख लें, पहले तो हमारी बातों को सुन लिया करिए, जो भी चीज़ें हम समझा रहे हो। जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आप सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में। तो देखिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। Conventional energy source are the traditional source of energy that have been used for a long time. They are usually non-renewable, limited in nature, and are obtained from fossil fuel or natural resources that take millions of years to form. तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एक ट्रेडिशनल सोर्स है जिसका यूज हम लोग बहुत लंबे समय से करते आए हैं। बट जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है ये नॉन रिन्यूएबल होता है, इसका यूज हम लोग एक बार अगर कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और न्यूक्लियर एनर्जी। आप सोचिए अगर आप कोयला को कभी एक बार जला करके उससे एनर्जी ले लिए तो क्या आप कोयला को दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐश हो जाता है, राख बन जाता है। उसी प्रकार पेट्रोलियम है, अगर आपने एक बार बाइक में डाल करके उसके एनर्जी सोर्स को यूज कर लिया कि दोबारा यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, यूरेनियम, थोरियम, अगर आप यूरेनियम का एक बार यूज यूरेनियम पावर प्लांट में कर लिए तो क्या अगेन उसका यूज आप कर सकते हैं, नो। सो इट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। और ये सभी जो भी एनर्जी सोर्सेस आप दिख रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी लिमिटेड होते हैं। हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पर लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर यूजली नॉन रिन्यूएबल, limited in nature, and are obtained from fossil fuel or natural resources that like millions of years to form. बट इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। देखो हर चीज के अपने एक एडवांटेज होते हैं और अपना एक डिसएडवांटेज होता है हर चीज का। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के भी एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो सबसे मेन ये है कि ये बल्क अमाउंट में पावर को जनरेट करता है। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कम टाइम में बल्क अमाउंट में पावर को बना देता है और हमें प्रोवाइड कर देता है। इसकी इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो एडवांटेज देख लीजिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के। इसकी इफिशिएंसी हाई होती है, हाई इफिशिएंसी, इजीली अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी इजीली होती है, बट लिमिटेड है। जब तक अवेलेबल हो रहा है तब तक तो हो रहा है, बट फ्यूचर में नहीं होगा, एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक। वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी जो है इसके एनर्जी सोर्स को डेवलप करने का, निकालने का, कन्वर्ट करने का, वो वेल डेवलप्ड है। जैसे कोयला से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं कोयला से। थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, वाटर कोयला से, हम कोयला को जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो हीट हमारे वाटर को वेपर में चेंज करता है, और फिर हम लोग वेपर को सुपर हीटर के थ्रू हाई प्रेशराइज करके टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक कराते हैं, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट करती है। टरबाइन रोटेट करती है तो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड होता है, जिससे जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करने लगता है। जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करने का मतलब जनरेटर का रोटर रोटेट करने लगता है, जिससे हमारा जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले से ही क्रिएट किए रहते हैं बाई स्टेटर के थ्रू। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर से कट होता है, जिससे फैराडे के इंड्यूज मैग्नेट इंडक्शन के लॉ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और हम लोग वो फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन को दे देते हैं फॉर ट्रांसमिट के लिए। तो एडवांटेज आप देख लिए, वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होती है, रिलायबल होता है, इसकी सप्लाई रिलायबल होती है। आप इसलिए तो हम लोग थर्मल और न्यूक्लियर इन सब चीज़ों का पावर प्लांट का यूज ज़्यादा होता है। रिलायबल सप्लाई होती है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, देखो ट्रांसपोर्ट, कोयला पेट्रोल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं कहीं भी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसकी बहुत बड़ा रोल है। डिसएडवांटेज देख लीजिए, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के डिसएडवांटेज क्या है। नॉन रिन्यूएबल, इसका आप यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसका यूज एक बार कर लिया तो आप इसका यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कोयला जलेगा पॉल्यूशन होगा, पेट्रोल जलेगा पॉल्यूशन होगा, नेचुरल गैस जलेगा पॉल्यूशन होगा, धुआं उत्पन्न होगा। न्यूक्लियर एनर्जी जलेगी पॉल्यूशन होगा। हाई कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन्वायरमेंटल डैमेज, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे समझिए कोयला जलेगा धुआं होगा, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है रेडिएशन, कितने सारे रेडिएशन छोड़ती है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होता है, हेल्थ हजर्ड होता है, क्लाइमेट चेंज होता है इससे, न्यूक्लियर रिस्क भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के, डिसएडवांटेज क्या है, सभी समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, तो देखिए non-conventional energy source are modern renewable source of energy that are being developed as alternatives to conventional fossil fuel based sources. They are environment friendly, renewable and sustainable. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल होता है, इसका यूज हम लोग दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट पे बहुत ही कम इम्पैक्ट डालता है। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं आप समझिए ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और इनका यूज बार बार किया जा सकता है। क्या सोलर एनर्जी कभी खत्म हो सकती है? सूर्य से आने वाला लाइट कभी खत्म हो सकता है? नो। विंड क्या खत्म हो सकती है? बायोमास खत्म हो सकता है, टाइडल खत्म हो सकता है। टाइडल क्या है? अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइडल आता है, तो ये तो हमेशा चीज आने वाली है और बार बार इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हमारा अर्थ के सबसे नीचे पर्थ में बहुत ही ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट होता है, जिसका यूज हम लोग वो पाइप के थ्रू पानी को नीचे ले जाते हैं, जिससे पानी हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और देन अगेन जैसे वेपर कन्वर्ट हो गया तो उसको हाई प्रेशराइज करके तो उसको स्ट्राइक कराते हैं टरबाइन के ब्लेड्स पे, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कराते हैं। तो वो इस एनर्जी का भी यूज हम लोग बार बार करते हैं। ठीक है, ऐसे ओशियन थर्मल एनर्जी। चलिए एग्जांपल आपने देख लिया, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो ये रिन्यूएबल होता है, इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी होता है, सस्टेनेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग रन। मीन्स इसका देखिए कॉस्ट क्या लगता है। सो लाइट अगर लेंगे आप सन से क्या कॉस्ट लगेगा? नो। विंड फ्री में आती है हवा, टाइडल ज्वार भाटा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका रनिंग कॉस्ट बहुत ही लो होता है। बट
इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है होता है, वो डिसएडवांटेज में दिखेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, हाई इनिशियल कॉस्ट। कैसे हाई इनिशियल कॉस्ट हो सकता है? जब आप सोलर एनर्जी कभी कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल के थ्रू, तो सोलर पैनल देखिए कितना महंगा आता है। इसी प्रकार विंड एनर्जी, तो विंड पावर प्लांट आप पहले लगाएंगे तो विंड पावर प्लांट को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हाई इनिशियल कॉस्ट, इसका डिसएडवांटेज है। इंटरमिटेंट सप्लाई, ये कंटिन्यू सप्लाई नहीं दे सकता है और डिपेंडेंट होता है, ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि जब मान लो सन नहीं निकला कभी ठंडी की वजह से या फिर रेन की वजह से, तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त कर सकते। हवा नहीं चला तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये डिपेंडेंट होता है, इंटरमिटेंट सप्लाई होती है इसकी। स्टोरेज प्रॉब्लम, आप इसको बहुत ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। अब हवा को क्या स्टोर कर सकते हैं? नो। उसी प्रकार लार्ज लैंड रिक्वायर्ड, इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सोलर एनर्जी है तो उसको सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए कितने सारे लैंड की जरूरत पड़ती है। तो लार्ज लैंड रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी गैप, इसमें टेक्नोलॉजी भी गैप है, इसको हम लोग अभी बहुत ज़्यादा प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतना है नहीं कि सोलर या फिर विंड, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल, इन सभी को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल देता है ये। चलिए अब हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपोनेंट समझेंगे, ये कैसे काम करता है, इसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके सामने है लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट है। यहाँ पे देखिए क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं। देखो मैं कहता हुआ चल रहा हूँ कि पीपीटी को रोक करके आप सारे टॉपिक को नोट करते हुए चलिए। हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने से वीडियो को रोक कर लीजिए और सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग रिजर्वायर का यूज़ करते हैं, डैम का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाटर फ्लो का यूज़ करते हैं, प्रेशर टनल का यूज़ करते हैं, सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं, पेन स्टॉक का यूज़ करते हैं, टरबाइन का यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ करते हैं और ट्रांसमिशन पावर लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो वर्किंग प्रिंसिपल समझो। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर के स्टैटिक एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। देन वाटर की काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करा के टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी दे देता है, और टरबाइन हमारा जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जिससे जनरेटर का रोटर रोटेट होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये इसका मेन काम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल समझिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल, वाटर फ्रॉम ए डैम और रिजर्वायर इज स्टोर्ड एट ए हाई पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो वाटर को हम लोग हाई पोटेंशियल डैम के थ्रू वाटर को हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक स्टोर करते हैं, जिससे वाटर की स्टैटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फिर सेकेंड, दिस वाटर इज रिलीज थ्रू पेन स्टॉक पाइप टू टरबाइन। फिर ये वाटर पेन स्टॉक के थ्रू रिलीज की जाती है टरबाइन तक। उसके बाद देखिए क्या होता है, फ्लो वाटर रोटेट द टरबाइन ब्लेड्स। फिर ये फ्लो वाटर टरबाइन के ब्लेड्स आके टकराती है, जिससे हमारा टरबाइन रोटेट करने लगती है। ओके, फिर फोर्थ नंबर देखिए, द टरबाइन इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए ये टरबाइन का जो शाफ्ट होता है ये जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जिससे जनरेटर का रोटर रोटेट करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। देन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू पावर लाइन। फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपने लेआउट देखा, यहाँ पे ये पूरा लेआउट है और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपोनेंट हमने यहाँ पे सब लिख रखे हैं। जो इसका मेन कंपोनेंट है सभी यहाँ पे लिख रखे हैं, उनके क्या काम है वो भी सब लिख रखे हैं, तो आप वो देख लीजिए। तो देखो रिजर्वायर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रिजर्वायर क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है। स्टोर वाटर एट ए हायर लेवल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर। डैम क्या करता है, डैम रिजर्वायर जो पानी स्टोर करता है इसको हाइट देता है, इसकी वाटर की स्टैटिक एनर्जी को बढ़ाता है। बिल्ड अक्रॉस ए रिवर टू क्रिएट ए रिजर्वायर हेल्प
हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वाटर फ्लो एंड वाटर हेड। इसके बाद स्पीलवे क्या करता है, स्पीलवे क्या करता है, कभी कभी रिजर्वायर में पानी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कभी रेन बहुत मतलब पानी बहुत ज़्यादा बरसने लगता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है रिजर्वायर, जिससे डैम टूटने का डर हो जाता है। तो उस एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग स्पील वे लगाते हैं, डैम के सबसे ऊपर उसको खोल देते हैं, इससे पानी रिलीज हो जाती है। तो ठीक, ए सेफ्टी स्ट्रक्चर टू रिलीज एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर ड्यूरिंग फ्लूड्स। उसके बाद देखिए पेन स्टॉक क्या करता है, ये लार्ज पाइप, पेन स्टॉक एक पाइप होती है, अभी आपने उसमें देखा कंपोनेंट डायग्राम में, तो एक पाइप होती है जो डैम को जोड़ती है, उसके हायर पॉइंट से जोड़ती है टरबाइन को। तो ए लार्ज पाइप टनल दैट कैरियर वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर और सर्ज टैंक टू द टरबाइन कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए सर्ज टैंक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्ज टैंक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है, सर्ज टैंक जो पेन स्टॉक में प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर होता है, फिर फ्लैक्चुएशन होता है, या फिर उस फ्लैक्चुएशन को लोग वाटर हैमरिंग बोलती हैं, हैमर इफेक्ट, वाटर हैमर इफेक्ट, उसको रिमूव करता है, रिलीज करता है, या फिर उसको खत्म करता है। तो सर्ज टैंक ए स्मॉल रिजर्वायर प्लेस्ड बिटवीन द डैम एंड टरबाइन ऑन द पेन स्टॉक प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम प्रेशर फ्लैक्चुएशन वाटर हैमर इफेक्ट। तो ये सर्ज टैंक क्या करता है, पेन स्टॉक में जो वाटर का प्रेशर क्रिएट होता है फ्लैक्चुएशन के कारण, ये फ्लैक्चुएशन आता कहाँ है, लोड की फ्लैक्चुएशन के कारण आता है। लोड अगर ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट होती है कि टरबाइन ज़्यादा तेज रोटेट करे, और लोड कम तो टरबाइन कम रोटेट करे, कम मैग्नेटिक फ्लक्स काटे, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये फ्लैक्चुएशन लोड की वजह से आता है। हम लोग कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कभी ज़्यादा लोड यूज करते हैं, कभी कम लोड यूज करते हैं, तो उसके वजह से फ्लैक्चुएशन, यहाँ से अगर हम फ्लैक्चुएशन दे रहे हैं तो सीधा जाता है जनरेशन सिस्टम पे। तो इसी को इफेक्ट को बोलते हैं वाटर हैमर इफेक्ट। तो उस पानी को ये एक प्रकार से रिजर्व कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्ज टैंक। आप एक बार सर्ज टैंक देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है सर्ज टैंक, ये देखिए ये। अब इस सर्ज टैंक बना किसमें, ये पूरा जो डायग्राम है ये है पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के ऊपर सर्ज टैंक बना होता है, जो वाटर हैमर इफेक्ट या फिर पानी के फ्लक्चुएशन को अपने अंदर थोड़ा सा ले करके पानी के फ्लक्चुएशन को खत्म कर देता है, वाटर हैमर की प्रॉब्लम दूर कर देता है। टरबाइन देखिए, टरबाइन क्या काम करता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, टरबाइन का काम है कि वो पेन स्टॉक से वाटर आता है और टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है, जिससे हमारा टरबाइन रोटेट होता है। और टरबाइन जब रोटेट होता है तो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड होता है, जिससे जनरेटर का रोटर भी रोटेट होने लगता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो टरबाइन, द वाटर जेट स्ट्राइक द टरबाइन ब्लेड्स काजिंग इट टू रोटेट, कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं जनरेटर पे। जनरेटर देखिए क्या करता है, जनरेटर आप सभी जानते हैं, जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट, जनरेटर का शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट से कपल्ड होता है और कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करता है वो हम जनरेटर में देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में देखेंगे, ठीक। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है यहाँ पे देखिए, तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, ये एक प्रेशर मेंटेन करता है और टरबाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब टेलरेस और टरबाइन के जस्ट बीच में लगा होता है। तो देखिए ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, ए पैसेज दैट कैरियर वाटर फ्रॉम द टरबाइन एग्जिट, a passage that carrier water from the turbine exit to the tailrace, maintain pressure and improve turbine efficiency। अब देखिए टेलरेस, टेलरेस क्या काम करता है, तो टेलरेस ए चैनल दैट कैरियर यूज वाटर फ्रॉम द टरबाइन बैक टू द रिवर। टेलरेस में सबसे लास्ट में पानी जो होता है टरबाइन से वो अगेन टेलरेस में जाता है, और टेलरेस में पंप लगा होता है और वो पानी को अगेन डैम में या फिर रिजर्वायर में डाल देता है, और उस पानी का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो ये टेलरेस का काम है। तो उम्मीद करते हैं
आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा। आज के क्लास में जितना भी टॉपिक हमने कवर किया, हमने आज क्या क्या कवर किया एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो यूनिट 1 के पार्ट 1 में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम समझे, जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, फ्लो चार्ट समझा हमने, जनरेशन का फ्लो चार्ट समझा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, मेनली कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स समझा और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट देखा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा और इसके कंपोनेंट्स को समझा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम कवर करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, कैसे पावर प्रोड्यूस करता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन 2 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में आपका यूनिट 1 खत्म हो जाए। और इसी प्रकार मैं आप सभी के सारे टॉपिक और सारी यूनिट को एक तरफ से कवर करते हुए चलूंगा, जिससे आप सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।